नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 3 जनवरी 2022। जी हां साथियों, आज महिला शिक्षा की क्रांतिकारी पुरोधा सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। उन्होंने जो कुछ भी जिंदगी भर किया, आज हमारा महिला समाज उसी से फलित फूलित है, गौरवान्वित है। माता सावित्रीबाई फुले को सत सत नमन, सत सत प्रणाम और भावभीनी श्रद्धांजलि। तो हाँ साथियों, आज प्रियंका गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में कारपोरेट को संबोधित किया और कारपोरेट को बताया कि ये सबको खरीद लिया है, इन्होंने अपनी जेब में सांसदों, विधायकों और मुख्यमंत्रियों को रखा है। यह बात तो बहुत लोगों ने कही है, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि अडानी अंबानी सारे नेता खरीद लिए, सारे सांसद खरीद लिए, पीएसयू खरीद लिए। पीएसयू का मतलब होता है सरकारी कंपनियां। पीएसयू खरीद लिए, मीडिया खरीद लिया, लेकिन ये हमारे भाई को नहीं खरीद सकते। ये हमारे भाई को कभी भी नहीं खरीद सकते। तो साथियों, सवाल उठता है कि नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, क्या सब को कारपोरेट ने अपने चंगुल में कर लिया है? क्या सबको खरीद लिया है? और इसके साथ ही थोड़े समय पहले राहुल गांधी ने लाल किला से संबोधित किया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। जिस दिन उनकी यात्रा दिल्ली पहुंची थी, उस दिन उन्होंने लाल किला से कहा था कि मोदी सत्ता नहीं है, मोदी की सरकार नहीं है, यह अडानी अंबानी की सरकार है, कारपोरेट की सरकार है। सवाल उठता है कि अगर इस देश के 90 करोड़ मतदाताओं ने चुन करके किसी सरकार को बहुमत दिया है और वह सरकार अडानी अंबानी और कारपोरेट के हाथों में खेल रही है, तो क्या समझा जाए? और पूरा देश उनके नाम बेच रही है। कारपोरेट सेक्टर बढ़ता जा रहा है और बाकी व्यापारी, छोटे व्यापारी, मजदूर, किसान, सबकी माली हालत खराब होती जा रही है। तो साथियों, जो दौर चल रहा है, इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वशक्तिमान हो गए हैं, सर्वशक्तिशाली हो गए हैं। वे जिधर चाहें, जिस दिशा में चाहें, देश को मोड़ सकते हैं। और आज उन्होंने जिस तरह से गलत दिशा में देश को मोड़ा है, आज से नहीं बल्कि 2014 से जिस तरह से देश को गलत दिशा में मोड़ा है, वह न सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन कर रहे हैं, सियासी परिवर्तन कर रहे हैं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन भी उनके एजेंडे में है। राजनीतिक परिवर्तन तो ये कि राजनीति को कारपोरेट का पिछलग्गू बना दिया, कारपोरेट से पैसे लेकर के, कारपोरेट से एरोप्लेन, कारपोरेट से हेलीकॉप्टर लेकर के जिस तरह से उन्होंने 2013 और 14 में चुनाव प्रचार किया था, तभी ऐसा लगने लगा था कि सत्ता जो बनने वाली है वो मोदी की सत्ता नहीं होगी, बल्कि अडानी अंबानी की होगी। अडानी के प्लेन से, अडानी के हेलीकॉप्टर से जब प्रचार करने निकलते थे, तो निश्चित रूप से अडानी के प्रति उस समय लोगों में ऐसी भावना नहीं थी, ऐसी धारणा नहीं थी जैसी कि आज है। उनके पैसों से जीत करके आए और राज किए। 2019 भी जनता ने उनके नाम कर दिया और 2019 के बाद से जिस तरह से हिटलरशाही और फासिज्मवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और राजनीति को कारपोरेट के शिकंजे में कस दिया गया है, हमें तो लगता है कि अगर इसी तरह से मोदी सत्ता बनी रही तो एक दिन राजनीतिक पार्टियां होंगी ही नहीं और लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। सिर्फ अडानी अंबानी और चंद उद्योगपतियों का राज होगा। तो साथियों, जिस तरह से राहुल गांधी ने लाल किला से कहा कि सरकार मोदी की नहीं, अडानी अंबानी की है, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है।
इस पर देशवासियों को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जिस प्रधानमंत्री को उन्होंने भारी बहुमत दे करके 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री बनाया, आज वो प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि उसके शागिर्द और वो जिसके पीछे भागता है और जिसको देश बेच रहा है, आज वो लोग देश को चला रहे हैं। तो साथियों, क्या ये लोकतंत्र के हित में है? क्या ये संविधान के हित में है? क्या ये संपूर्ण राष्ट्र के हित में है? क्या ये देशवासियों के हित में है? कतई नहीं। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सत्ता नहीं, अडानी सत्ता है, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कहा कि सारे नेताओं को, विधायकों को, नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को जेब में रखा है अडानी अंबानी ने, ये बहुत बड़ी बात है। हमें इस पर विचार करना चाहिए और इस पर भी विचार करना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ऐसे मुद्दे आज तक कभी नहीं उठाए गए हैं विपक्ष के द्वारा। हालांकि कांग्रेस राज में भी कारपोरेट को बढ़ावा दिया गया था। टाटा और बिरला उस समय के बड़े उद्योगपति थे और राजनीति में भी इनका योगदान था। यहां तक कि सांसद भी चुन करके राज्यसभा से आए थे टाटा। और बिरला का भी मीडिया पर अधिकार था। हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप उन्हीं का है, जो कि आज भी चल रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात यह है कि हद से बाहर हो गया है। पहले ये नाम मात्र था, दाल में नमक के बराबर था, लेकिन आज पूरी दाल ही काली हो गई है, पूरी दाल ही नमक से सन गई है और वो दाल अब किसी उपयोग के लायक नहीं रह गई। तो क्या ये पूरे देश को बर्बाद कर देंगे, राष्ट्र को बर्बाद कर देंगे, संविधान को बर्बाद कर देंगे, लोकतंत्र को बर्बाद कर देंगे? इस पर हमें, आपको और सबको अच्छी तरह से सोचना है। साथियों, हमने कहा कि सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ सरकार ही नहीं कारपोरेट के हवाले की जा रही है, बल्कि देश को जिस अंधेरी गुफा की ओर छोड़ा जा रहा है, अंधेरी गुफा की ओर जिस तरह से देश बढ़ रहा है, कुछ नहीं पता है कि उस अंधेरी गुफा से हम लौट करके निकल सकेंगे या नहीं निकल सकेंगे। उस अंधेरी गुफा के बाद रोशनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह से पूरे देश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया गया है और हिंदुत्व के जरिए अपनी सियासत को साधने के लिए 2024 के लिए जिस तरह से कवायद की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वह किसी से छिपा नहीं है। वो चाहे CAA NRC हो, वो चाहे CAA NRC के फ्लॉप होने के बाद धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए पूरे देश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने के लिए काशी कॉरिडोर पर करोड़ों रुपए खर्च करने का मामला हो, अयोध्या में राम मंदिर बनाने पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने का मामला हो, उज्जैन महाकाल मंदिर का विकास की बात हो, बद्रीनाथ केदारनाथ के विकास की बात हो, पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं। इस देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी मिटाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन धार्मिक स्थलों का विकास, धार्मिक स्थलों को और ज्यादा बढ़ाने और धार्मिक स्थलों की मरम्मत करने के लिए उसके पास अकूत पैसा है। सांसद और विधायक खरीदने के लिए उसके पास अकूत पैसा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए उसके पास अकूत पैसा है। तो जिस सरकार को कल्याणकारी समझा गया था, आज वो सरकार कल्याणकारी नहीं रह गई। जिस सरकार को समझा गया था कि ये लोकतंत्र की रक्षा करेगी, संविधान की रक्षा करेगी और भारतीय संस्कृति को की विरासत को बनाए रखेगी, सभी धर्मों में समभाव होगा, सभी धर्म के लोग मिलजुल करके रहेंगे और देश तरक्की करेगा, जो कुछ भी सोचा गया था वो नहीं हो पा रहा है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो नहीं हो पा रहा है उसे कैसे किया जाए कि हो। किस तरह से हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को, किस तरह से हम अपने राजनीतिक
दलों को किस तरह से हम अपने सियासी उसूलों को बचाए रखें और किस तरह से देश को कारपोरेट के हाथों बिकने से, कारपोरेट की सत्ता से, कारपोरेट की पकड़ से कैसे देश को दूर किया जा सकता है, कैसे देश को मुक्त किया जा सकता है, इसे आपको और हमें सोचना होगा। वरना हम तो इस सरकार की कुटिल नीति से पिस ही रहे हैं। 140 करोड़ जनता महंगाई से जूझ ही रही है। 140 करोड़ जनता में अधिकांश बेकार बैठे हुए हैं, उन्हें काम नहीं है करने के लिए। तो देश तरक्की की ओर नहीं जा रहा है, देश का पतन हो रहा है। और उस पतन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सत्ता है। और सत्ता जब ऐसी निकम्मी हो जाए कि वह खुद सत्ता को चलाने के काबिल न रहे और उस सत्ता को कारपोरेट के हवाले कर दे और कारपोरेट अपनी मर्जी से देश को हाँकना शुरू करे। और आपको मालूम होना चाहिए कि अडानी आज सिर्फ भारत का ही बड़ा उद्योगपति नहीं है, यह दुनिया का नंबर 2 उद्योगपति हो गया है और इसकी ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में जब देश में हाहाकार मचा हुआ था, प्रवासी मजदूर घर वापस लौट रहे थे, मर रहे थे, देश की 47 लाख से ज्यादा मौतें हो रही थी, उस समय अडानी तरक्की कर रहा था। देश का व्यापार कारोबार ठप पड़ा हुआ था, अडानी तरक्की कर रहा था, अंबानी तरक्की कर रहा था। और वही इतना शक्तिशाली हो गया कि दुनिया का नंबर 1, नंबर 2 उद्योगपति बन गया। और उसी नंबर 2 उद्योगपति के हाथ में आज सत्ता है, आज मीडिया है और लोकतंत्र भी गिरवी हो गया है उसी अंबानी के चंगुल में। तो साथियों, आज का ये रहा विश्लेषण। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिकांश लोगों तक ये बात पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।